एवरीवन, मैं कल्पना अग्रवाल आप सभी का मेरे प्यारे से YouTube चैनल सरल साइंस बाय कल्पना पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हम चैप्टर की इस सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यस स्टूडेंट, तो आज हम इस चैप्टर को जो पढ़ेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास में जाता है सॉल्ट का। 3 पोर्शन में ये चैप्टर बटा हुआ रहता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा जाएगा हमारे पास में? सॉल्ट का। हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हमारे पास में जाता है एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। एसिड, आपने नींबू खाया होगा, नींबू का टेस्ट कैसा लगता है आपको? खट्टा खट्टा सा सो टेस्ट लगता है। तो भैया एसिड क्या होते हैं आपके पास में? खट्टेपन में होते हैं। इनका टेस्ट कैसा रहता है भैया? सो टेस्ट रहता है। ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर आपके लाइकेन प्लांट से इनसे बना हुआ होता है। लिटमस पेपर क्या बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो लिटमस पेपर कौन सा आपके पास में? ब्लू लिटमस पेपर। कैसा लिटमस पेपर रहेगा? ब्लू लिटमस पेपर रहेगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में? रेड लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर में। ट्रिक देखिएगा, इसकी ट्रिक क्या है? बार ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेड में कन्वर्ट हो रहा है। किस में जाकर के? एसिड में जाकर के। नेक्स्ट, ये क्या करते हैं भैया? पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन से पॉजिटिव आयन? हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन में डालते हो तो ये कौन से आयन्स निकालते हैं? H+ आयन निकालते हैं। तो हम क्या बात करेंगे इसकी कि भैया 3 इसकी मेन बात हो गई। कौन कौन सी? एक तो भैया स्वाद में ये खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और थर्ड वन इज ये कौन से आयंस देते हैं? H+ आयन देते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी जब मैंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था कि जब भी आयंस रहेंगे तो कंडक्टिविटी जरूर रहेगी। ठीक है, हम वहां पर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जैसे हम प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो भैया हम उसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे या थोड़ा सा बेस डालेंगे या थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। क्यों डाल रहे थे? क्योंकि भैया अगर आयंस ही नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा? इसलिए हम उसमें क्या प्रोवाइड करवा रहे थे? आयंस प्रोवाइड करवा रहे थे। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। और एसिड क्या होता है? एसिड का नेचर क्या होता है कि भैया ये H+ आयन क्या करता है? सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाता है। अब भैया एसिड आपके पास में 2 तरीके के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप 10th लेवल तक केवल 3 एसिड याद करके चलेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। सेकंड है हमारे पास में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और थर्ड है हमारे पास में नाइट्रिक एसिड HNO3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या है कि जैसे मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डाला, किसमें डाला? वाटर में डाला। अब इनके टेंडेंसी क्या है? H+ आयन देंगे। अगर 10 की 10 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर के, टूट करके पूरे की पूरे 10 मॉलिक्यूल्स टूट जाए और H+ आयन दे दे तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर पूरे 10 नहीं टूटते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? वीक एसिड। अल्टीमेटली अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, वो चल करके पूरे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूट रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? वीक एसिड बोलेंगे। 3 एसिड्स आपको याद करके चलने हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। यस, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स में आप बाकी इनके अलावा बाकी जो भी आप एसिड्स ले सब वीक एसिड्स में आ जाएंगे। कौन कौन से? CH3COOH एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये आपके किस में आ जाएगा भैया? वीक एसिड में। एसिटिक एसिड आपके विनेगर में, सिरका में होता है। ऑक्सैलिक एसिड आपके पास में टमाटर में होता है। ठीक है, आहा टमाटर बड़े मजेदार। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड आप किस में बोलोगे भैया? दही में, दूध, छाछ में ये क्या होता है? लैक्टिक एसिड हमको मिलता है। अब हम बात करते हैं भैया दूसरा किसकी? कंसंट्रेटेड एसिड की बात करते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है हमारे पास में कि कंसंट्रेटेड एसिड में बात करते हैं तो भैया अगर उस एसिड में एसिड का अमाउंट ज्यादा और वाटर का अमाउंट कम है तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करेंगे तो वाटर का अमाउंट ज्यादा, एसिड का अमाउंट कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मोर अमाउंट ऑफ वाटर
नहीं सॉरी, वो मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। यस, आगे प्रोसीड करते हैं। डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे कि भैया मोर अमाउंट ऑफ वाटर है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड मिले आपको, तो उस पूरे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। देखो आपको, आपके सामने एक क्या है, डायग्राम दे रखा है। उस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भैया एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन में। इसमें कौन है भैया, ये एसिड है। जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस पेपर को इसमें जैसे ही डिप किया तो मेरे पास में ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट हो गया। अब भैया रेड लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैडम देखो आपने जो कलर की इंटेंसिटी दी थी वैसा तो कलर आ ही नहीं रहा। अरे भैया वैसा कलर सच में नहीं आता है, आपको बस इतना ही चेंज देखने को मिलेगा कि हाँ आपको कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने दो सिट्रिक फ्रूट्स दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो लेमन दे रखा है, एक ऑरेंज दे रखा है। जैसे ही मैं इसमें ब्लू लिटमस पेपर लगा रही हूँ तो ये कैसे हो गया भैया, यहाँ पर जाकर के जहां जहां टच हो रहा है वो कैसे हो गया भैया, रेड लिटमस पेपर में क्या हो गया, बदल गया। आगे देखिएगा, तो आपके सामने डायग्राम के बारे में हमने बात कर ली। आगे आगे हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, कि भैया एसिड इसके साथ में कैसे रिएक्शन करेगा, उसके साथ में कैसे रिएक्शन करेगा। बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से देख करके चलना कि भैया जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करेंगे या किसी की भी एसिड की प्रॉपर्टी या किसी भी केमिकल की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको जर्नल रिएक्शन को अच्छे से याद रखनी है, दिस वन, कि भैया इसके साथ में रिएक्शन होकर के क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, जर्नल याद करके चलना है। जैसे यहाँ पर एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है, सोल्ट एंड वाटर बनाता है। यस, आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी, हाँ या ना। उसके बाद में मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने क्या कहा था कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सॉल्ट है, सॉल्ट में से पॉजिटिव आयन अपना प्लेस चेंज कर लेंगे और जोड़े बदल जाएंगे। कैसे बोला था मैंने कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बना ले आपके पास में, ए सी बना ले, है ना, ए सी बना ले, और क्या बना ले आपके पास में, बी डी बना ले। ये होती है भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। यस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब पीपीटी का बनना। यहां पर उसका ही एक एग्जांपल आ रहा है एसिड प्लस बेस रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि भैया अगर आप एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ये तो याद ही करके चलना है कि भैया एसिड का रिएक्शन अगर आप बेस के साथ में कराते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को ही मैं क्या बोलती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एसिड कौन है, तो आप बोलोगे मैडम एसिड कौन है, यहाँ पर HCl है। बेस कौन है, यहाँ पर KOH है, ये कौन है, बेस है। जैसे मैं रिएक्शन करवा रही हूँ तो यहाँ पर ये सॉल्ट बनेगा। ध्यान रखना हर सॉल्ट NaCl नहीं होता, ठीक है। जो एसिड और बेस से मिलकर के बनता है उसको हम सबको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा भैया, मेरे पास में वाटर हो गया, ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। एक एग्जांपल और लूं यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास में कौन है, NaOH है। ये भी किसी का ही भाई बंधु है, KOH का भाई बंधु है। जैसे मैं रिएक्शन कराती हूँ HCl के साथ में तो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, और क्या बन रहा है भैया, H2O बन रहा है। क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो भैया जैसे रिएक्शन हो रही है यहाँ पर बन गया भैया सॉल्ट, है ना। ये कौन है, एसिड, ये कौन है, बेस, और ये कौन है, वाटर। इस रिएक्शन को मैं क्या बोल रही हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रही हूँ। आगे प्रोसीड करते हैं। हमने एक रिएक्शन पढ़ी है कि भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड के साथ में बेस का रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट और वाटर बनता है भैया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। मेटल आपके पास में कुछ भी हो सकता है, मेटल Mg हो सकता है, मेटल सोडियम हो सकता है, मेटल मरकरी हो सकता है। मेटल आपके पास में आपके कई तरीके के मेटल होते हैं आपके पास, ठीक है। इसमें अलग अलग एग्जांपल्स, जैसे आप सोना चांदी वगैरह देख करके चलते हो, पर ध्यान रखना हर मेटल रिएक्शन नहीं करता एसिड के साथ में। देखो ध्यान से कि हमारे पास में अगर हम बात करते हैं जनरल रिएक्शन क्या कहती है कि अगर आप एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में कराते हो तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जांपल जैसे Mg का रिएक्शन 2HCl के साथ में करा रही हूं तो क्या बन रहा है भैया, ये कौन है, ये तो एसिड है, ये कौन है भैया, मेरे पास में मेटल है। जैसे मैं रिएक्शन करा रही हूँ तो ये क्या बन गया भैया, सोल्ट बन गया, और ये कौन सी गैस निकल गई भैया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे मान लीजिए मैंने Na के साथ में रिएक्शन कराया और 2HCl ले लिया, मान लीजिए, तो क्या बन रहा है, मान लीजिए 2NaCl बन गया। ये बैलेंस कर दिया मैंने इसको, और कौन सी गैस निकल गई, H2 गैस निकल गई यहाँ पर।
मिल गया आपको। तो पहला एसिड बेस सॉल्ट वाटर बन गया, एसिड मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बन गया। इस तरीके से आपको ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए। एक एक एग्जांपल आप हमेशा याद करके चलेंगे, और भी कुछ नहीं तो ये जर्नल रिएक्शन को आप हमेशा ध्यान से ही पढ़ना, ध्यान से ही याद करना। आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो हमारे पास में नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। कि भैया मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहे हैं हम, किसके साथ में कर रहे हैं? एसिड के साथ में कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, आपने मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हो, आप मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब जैसे मेटल के साथ में ऑक्सीजन मिली हुई है, उसको मैं क्या बोलूंगी? मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे MgO, इस MgO को अगर मैं पानी में डालूं तो ये बना लेगा भैया MgOH का होल ट्वाइस। आप बोलोगे अरे मैडम ये तो बेस बन गया। मैंने बोला अगर ये बच्चा बेस है तो मम्मी कैसी होगी? ये भी कैसी होगी भैया? बेसिक नेचर में होगी। कैसे नेचर में होगी? बेसिक नेचर में होगी। तो मैं क्या बोलना चाहती हूं, अगर मेटेलिक ऑक्साइड आपको दिखे तो आप आंख बंद करके चिल्ला चिल्ला के कहना कि भैया मेटेलिक ऑक्साइड जनरल फॉर्म में क्या होते हैं? भैया बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। अगर बेसिक का रिएक्शन किसके साथ में कराते हो? एसिड के साथ में करा रहे हो, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन है मेरे पास में? बेसिक नेचर का है। ये क्या है? बेसिक नेचर का है। बेस का रिएक्शन एसिड के साथ में करा रही हूं तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। जैसे CuO, ये कौन है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कौन है? बेसिक कैटेगरी का। HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, CuCl2 बन गया, और साथ में कौन सी गैस बन गई भैया? सॉरी, कौन सा क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास में बन गया है। यहाँ तक ओके है। जैसे मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए Na2O ले लो, किसके साथ में रिएक्शन करा दो? HCl के साथ में रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? NaCl बन गया। अब भैया Na कितने हैं? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, ये 2 बन गया। और कौन सी गैस निकल जाएगी यहाँ पर? और क्या निकल जाएगा साथ में? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अभी हो सकता है अभी बैलेंस नहीं हो, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे ढंग से, तो क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पर? इंपॉर्टेंट बात थी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसे कैटेगरी का होता है? बेसिक कैटेगरी का होता है। आगे आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी? MCO3 से। किससे रिप्रेजेंट करूंगी? MCO3 से। क्यों करा? मेरे को ये चीज दिखानी है आपको, CO3 अभी बात करेंगे। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को किससे प्रदर्शित करूंगी? MHCO3 से। जब भी आप है ना CO3 की किसी के भी साथ में रिएक्शन कराओ, मोस्टली तो कौन सी गैस रिलीज होगी? साथ में CO2 रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 रिलीज होगी। ध्यान से देखना, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में करा दो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कराओगे तो भैया CO2 आपको मिलेगी ही मिलेगी, और बाकी क्या होगा भैया? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर। तो क्या याद करिए, पहली चीज आपने क्या देगी? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। थर्ड आपने मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, तो आप क्या बोलोगे भैया? सॉल्ट एंड वाटर। अब क्या बोल रहे हो भैया? मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बना रहा है? सॉल्ट वाटर CO2। बस इतना इतना याद रखना है। अब देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि जब भी आप एसिड का रिएक्शन किसके साथ में कराते हो? मेटल कार्बोनेट के साथ में कराते हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कराते हो, तो ये आपको उसके करस्पॉन्डिंग सोल्ट, मतलब अगर Mg का आप कार्बोनेट ले रहे हो तो Mg का सोल्ट मिलेगा, नाइट्रोजन का आप कार्बोनेट ले रहे हो तो नाइट्रोजन का सोल्ट मिलेगा। किसी भी मेटल का आप क्या ले रहे हो भैया? कार्बोनेट ले रहे हो, तो उसी मेटल का आपको क्या मिलेगा? सोल्ट मिलेगा। जैसे Na2CO3 और NaSCO3, ये कौन है? मेटल कार्बोनेट। ये कौन है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। हम आगे सॉल्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे तभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। Na2CO3 प्लस 2HCl के साथ में जैसे रिएक्शन कराते हैं, देखो ये सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, और कौन सी गैस निकल गई भैया? CO2 गैस निकल गई। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ में कराते हैं तो क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको अब तक 4 रिएक्शन बता दी और उसको याद भी करवा दिया, तो ढंग से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि याद हुई कि नहीं हुई। आगे देखिएगा, आगे क्या? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने क्या कहा आपको कि आयंस होंगे,
तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कंफर्म। कैसे? मैंने बोला कि जो एसिड होते हैं वो वाटर सॉल्यूशन में जाकर के कौन से आयन रिलीज करते हैं? H+ आयन रिलीज करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इजीली रहेगा। एक यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो H+ आयन है वो इतना छोटू होता है कि वाटर के साथ में मिलकर के वो H3O+ बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं कि भैया एसिडिक सॉल्यूशन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। क्यों करता है? बिकॉज दे प्रोड्यूस कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला ये रहा। हाइड्रोजन आयन H+ कैन नॉट एग्जिट अलोन। भैया हाइड्रोजन आयन इतना छोटू होता है, इतना चुन्नू मुन्नू होता है कि भैया ये अकेला अकेला क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं कर पाता। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। पर ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। कब एग्जिस्ट कर जाएंगे? जब ये वाटर के साथ में क्या कर ले भैया? मॉलिक्यूल बना ले। कौन सा मॉलिक्यूल? H3O+ आयन बना ले। Thus हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन। ध्यान रखना, जो आपके पास में हाइड्रोजन आयन है उसको आप या तो H+ एक्वस से डिनोट करोगे या H3O+ से क्या करोगे भैया? डिनोट करोगे। अल्टीमेटली अगर आप एसिड्स के आयन बताना चाहते हो तो या तो आप H+ एक्वस से डिनोट करो या आप क्या किससे डिनोट करो भैया? H3O+ से। यहां तक मैंने बात कर दी। मोटी मोटी बात क्या थी कि H+ अकेला नहीं रहता, ये किसके साथ में रहेगा? H2O के साथ में मिलकर के H3O+ में रहेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन में ये रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है कि देखो हमारे पास में एक पीएच स्केल होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देती हूँ, वैसे आपको आगे मिल जाएगा पीएच स्केल क्या होता है। देखो ध्यान से, ये मैंने बना दिया भैया एक स्केल। स्केल में क्या सीन है कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें, यहां से यहां तक का ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर होती है H+ की कंसंट्रेशन कि भैया H+ कितने हैं, और यहां पर होता है OH- का कंसंट्रेशन। अभी OH- आपको समझ में आएगा, उससे पहले H+ देखो। इधर से इधर आ रहे हैं तो भैया H+ की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और ध्यान रखना, जितना अच्छा एसिड रहेगा उतना H+ आयन निकलेगा, और जितना H+ आयन निकलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिड की पावर और एसिडिक नेचर उतना ही अच्छा क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस स्केल को अगर मैं बात करती हूं तो भैया यहां से टुकड़े कर देते हैं और बोलते हैं भैया यहां पर कौन है? 7 है, यहां पर कौन है? 0 है, और यहां पर कौन है? 14 है। अगर हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, मतलब 7 से कम वाला मामला जितना ज्यादा कम होता जाएगा, एसिडिक नेचर भी क्या होता जाएगा भैया? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? एसिडिक नेचर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हम क्या समझे कि भैया वी कैन है ना टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय यूजिंग ए स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल किसने दिया था भैया? सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, और जो पीएच की वैल्यू रहेगी है ना, पीएच वैल्यू किसकी? एसिड की पीएच वैल्यू रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी भैया? 7 से कम रहेगी। 7 से मान लो 6 आ रही है, 5 आ रही है, 4 आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे भैया? एसिड हो जाएंगे। और एक बात और, मैंने कहा कि मान लीजिए एक का पीएच वैल्यू कितना है? एक का पीएच वैल्यू है 6 और एक का पीएच वैल्यू कितना है? 5 है। इन दोनों में से कौन अच्छा एसिड होगा? कौन अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा? तो आप बोलोगे भैया 5 वाला। फिर मैंने कहा 5 और 4 में से, तो आप बोलोगे 4 वाला। जितना पीएच का वैल्यू कम होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बस इतना ध्यान रखना। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे देखिएगा, एक पोर्शन खत्म होता है दैट इज कॉल्ड एसिड। अब हम स्टार्ट करते हैं भैया बेस। बेस क्या होता है? आपने एसिड में क्या पढ़ा था कि भैया सोर इन टेस्ट होते हैं, ये बार मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और थर्ड क्या पढ़ा था? कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये क्या होते हैं भैया? बिटर टेस्ट होता है इनका, कड़वा कड़वा सा टेस्ट होता है। सोपी टच, मतलब साबुन को छू करके साबुन निकल जाता है ना आपके हाथ में से, फिसल जाता है, तो ये ना इनका टच होता है वो सोपी टच होता है, मतलब चिकने होते हैं ये। सेकंड बात करूं तो भैया RBB रेड लिटमस पेपर बेस में जाकर के ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड अगर मैं बात करूं तो कौन से आयन देते हैं वाटर में जाकर के? OH- आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। यस स्टूडेंट, बेस क्या होते हैं भैया? टेस्ट में बिटर होते हैं, सोपी इन टच होते हैं। सेकंड, ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कौन है भैया मेरे पास में? ये रेड लिटमस पेपर है, किस में जा रहा है आपके पास में? ये जा रहा है भैया बेस में जा रहा है। यहां पर कौन है? बेस है। किस में चेंज हो जाएगा? ये
ब्लू में चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ये देखो ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन से आयन देते हैं? नेगेटिव आयन देते हैं। नेगेटिव आयन का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। कौन से आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या करते हैं? वाटर सॉल्यूशन में देते हैं। वो कौन से आयन दे रहे थे? पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन दे रहे थे। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में बात करेंगे। मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में बता दिया कि भैया अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो उनको, अगर 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोशिएशन उनमें हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होता है, कंप्लीटली वो नहीं टूटते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। यस, आगे देखना कि भैया स्ट्रॉन्ग, आपको ना वहां पर स्ट्रॉन्ग वाले याद रखने थे। कौन कौन से? HCl, HNO3, H2SO4। यहां पर आपको वीक याद रखना है। वो कौन है भैया? मेरे पास में अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक ये याद रखना है बस आपको। क्या नाम है इसका? NH4OH नाम है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेसिस में और कौन कौन हो जाएगा भैया आपके पास में? एक तो NaOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक हो जाएगा हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी काफी सारे हो जाएंगे। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यही दिखाई देती है, ये देखो। या नीचे कौन है आपके पास में? F ब्लॉक। ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये P ब्लॉक और ये F ब्लॉक है। यहाँ के जो हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं जैसे NaOH, KOH, COH, ये सब कैसे जाएंगे? स्ट्रॉन्ग जाएंगे। कैसे जाएंगे? स्ट्रॉन्ग जाएंगे। और ये भैया वाटर में भी घुल जाते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर में भी घुल जाते हैं। और भैया वाटर में जो घुलते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। अरे कनीज नहीं, एल्कलीज, है ना? क्या बोलते हैं? एल्कलीज। मतलब ऐसे बेस जो वाटर में घुल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एल्कली बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में देखो, आपके सामने क्या दे रखा है? आपके सामने गिवन है एक बीकर, और बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है? बेस भरा हुआ है। बेस में आप क्या डिप कर रहे हो? आप डिप कर रहे हो रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। मैडम अगर हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर घोला, है ना, डिप किया, तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो रेड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू में। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए साबुन पे लिटमस पेपर लगाते हो, कौन सा? रेड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलगेट का भी जो नेचर होता है वो भी कैसा होता है आपके पास में? कोलगेट का नेचर भी बेसिक नेचर होता है। वो आगे चल करके मैं बात करूंगी कैसे। आगे देखिएगा, आगे देख रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की क्या होती है? जैसे आपने एसिड का पढ़ा था, उसी तरीके से आप केमिकल प्रॉपर्टी किसकी देखोगे? बेस की देखोगे। सबसे फर्स्ट है, अगर हम बेस का रिएक्शन मेटल के साथ में कराते हैं, आपने एसिड का भी पढ़ा था, अगर हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में कराते हैं तो भैया क्या बन रहा था? सॉल्ट बन रहा था। और कौन सी गैस बन रही थी भैया? हाइड्रोजन गैस बन रही थी। बन रही थी कि नहीं बन रही थी? उसी तरीके से अगर हम बेस का रिएक्शन मेटल के साथ में कराते हैं तो क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है। और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम रिएक्शन रहेगी, ध्यान रखना, है ना। तो जैसे एग्जांपल कि भैया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ में करवाया, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। 9th क्लास के क्रम सही होने चाहिए तुम्हारे, फॉर्मूला का नाम तभी आएंगे आपके। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, एक ये एग्जांपल आप याद रखेंगे, सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है? H2 गैस रिलीज हो रही है। ध्यान रखना, सारे के सारे जो मेटल है ना, वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ में? बेस के साथ में। कुछ एक ही मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ में? बेस के साथ में। उस जैसे एसिड के साथ में करते हैं, एसिड के साथ में भी सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमने क्या बोला? पहला हमारे पास में कॉमन रिएक्शन क्या गया कि बेस अगर एसिड के साथ, सॉरी, बेस अगर मेटल के साथ में मिलता है तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से अगर आप एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में कराते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। यस, आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में स्लाइड है। स्लाइड में क्या गिवन है? अगर हम
बेस को वाटर में घोलते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भैया अगर जैसे ही बेस वाटर में जाएगा तो कौन से आयंस देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर बेस वाटर में घुल रहा है तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोल रहे हैं। तो भैया बेस है ना कौन से आयन जनरेट करता है, OH माइनस आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, किसमें जाकर के, वाटर में जाकर के। जो भी वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, एल्कलीज बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही मैंने वाटर में घोला, क्या बन रहा है भैया, साथ में क्या निकला, हमारे पास में OH माइनस आयन निकल रहे हैं, काफी सारे निकल रहे हैं। ठीक है, क्या कंडक्शन होगा क्या इलेक्ट्रिसिटी का, इजीली होगा, क्योंकि आप क्या बोलते हो कि भैया इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस का होना जरूरी है। तो जैसे आपको आयंस दिखाई दे तो आप इजीली कह सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा थर्ड रिएक्शन हमारे पास में क्या जा रही है भैया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको मेटालिक ऑक्साइड दिख जाए, मेटालिक ऑक्साइड दिख जाए, वो कैसी नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ये तो आप याद करके चलोगे। अगर आपको इसका उल्टा भाई मिल जाए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिल जाए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिल जाए, तो वो कैसी कैटेगरी का होगा आपके पास में, एसिडिक कैटेगरी का होगा। अरे हाँ या ना, तो मैंने कहा कि भैया नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये कैसी कैटेगरी का है, एसिडिक कैटेगरी का है। अरे हाँ मेरे को पता है थोड़ा गलत लिखा में आ रहा है, मैं सही कर रही हूँ। हाँ जी, यहाँ पर क्या आना चाहिए, किसके साथ में रिएक्शन करवानी है हमको, बेस के साथ में रिएक्शन करानी है। किसके साथ में, बेस के साथ में रिएक्शन करानी है। बेस है ना, क्या बनेगा भैया, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कौन सी रिएक्शन जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो किसकी जैसे बिहेव करेगा, एसिड की जैसे, और जो बेस के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हो तो भैया कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। एग्जांपल्स आप देख लो भैया, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और कार्बन का ऑक्साइड आपको दिख गया, ये कैसी कैटेगरी का जाएगा, एसिड। किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ में, क्या बन गया, सोल्ट बन गया। अरे संगमरमर चौक का ये क्या फॉर्मूला होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और क्या बन गया भैया, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया। From this reaction it is clear that non-metallic oxides are acidic in nature, कि भैया कैसे नेचर के रहेंगे, एसिडिक नेचर के रहेंगे, जो आपको दिखाई दे गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे देखिएगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको कहा था कि भैया जो बेस होते हैं वो वाटर में जाकर के OH माइनस आयन देते हैं, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तो होगा ही होगा, जैसा कि एसिड करते हैं। बेस भी डिसोशिएट होते हैं, कौन से आयन्स निकाल देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन निकाल देंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जो नहीं थे वो सुन लीजिएगा। एक्सो मतलब बाहर निकालना, थर्मिक मतलब टेम्परेचर का। अगर कोई रिएक्शन हो रही है और क्या हो रहा है, टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या हीट बाहर निकल रही है। जैसे आप गीले हाथ करना और डिटर्जेंट को लेना, आपको गरम गरम लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। जैसे कोई एसिड है, एसिड में अगर आप पानी डालते हो, है ना, वैसे तो रिएक्शन में गलत बता रही हूँ, पानी में अगर आप एसिड डालते हैं तो वो जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बेस डालते हैं तो वो पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चाहे आप एसिड डालिए चाहे आप बेस डालिए पानी में, दोनों की दोनों रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसको करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है या उसको गर्म करना पड़ रहा है। जैसे चीनी है, चीनी ठंडे पानी में घुलती है अच्छे से या गर्म पानी में, तो आप बोलोगे भैया गर्म पानी में अच्छे से घुलेगी। वैसे में चूना, हाँ जो तुम लगाते रहते हो उधर उधर, ठीक है, जो चूना होता है वो चूना ठंडे पानी में आसानी से घुलेगा कि गर्म पानी में, उसको छोड़ो। जब जैसे ही चूने को हम पानी में घोलते हैं तो वो चूना का पानी है वो गर्म होगा कि ठंडा, तो आप बोलोगे मैडम उबलने लग जाता है, भैया गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक है। उसी तरीके से अगर आप एसिड और बेस को पानी में घोलते हो तो भैया वो कैसी रिएक्शन देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैंने वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करी थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बेस की। यहाँ पर मैं क्या बता रही थी, H प्लस आयंस बता रही थी कि देखो इधर से इधर आ रहे हैं तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या होगा भैया, OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
सही बात है। मैंने कहा कि इधर क्या रहेगा, हमारे पास में 7 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा भैया, न्यूट्रल, ना ही एसिड और ना ही बेस, है ना, न्यूट्रल। इधर जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एसिडिक नेचर क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा, है ना। और इधर जाएंगे, है ना, इधर जाएंगे तो इसमें बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने कहा कि पीएच हमारे पास में कितना है, 5 है, और एक पीएच हमारे पास में 6 है, तो ये कैसा होगा, तो आप बोलोगे मैडम ये एसिडिक होगा। मैंने बोला कि एसिड है, तो भैया कौन खतरनाक एसिड है, तो आप बोलोगे 5 वाला। उसी तरीके से मैंने कहा कि भैया एक पीएच मेरे पास में कितना दे रखा है, एक पीएच दे रखा है मेरे पास में 8, और एक पीएच मेरे पास में दे रखा है 10। मैंने कहा कि किस कैटेगरी में जाएगा, तो आप बोलोगे मैडम ये बेसिक कैटेगरी में जाएगा। मैंने कहा कि अगर बेसिक कैटेगरी में है तो कौन खतरनाक बेस होगा, तो आप बोलोगे मैडम 10 वाला ज्यादा खतरनाक होगा। पीएच का वैल्यू जितना कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा, पीएच का वैल्यू जितना ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज ऑलवेज लेस देन 7, कि भैया जो पीएच होता है किसका, बेस का, वो क्या होता है, अरे गलत है ये, तो क्या हो जाएगा भैया, ग्रेटर देन हो जाएगा। यहां पर क्या लिख दूं मैं, ग्रेटर, इसको सही कर लेना थोड़ा सा, क्या हो जाएगा मेरे पास में, ग्रेटर, ग्रेटर देन, ग्रेटर, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। और ज्यादा जितना पीएच होगा उतना ही अच्छा क्या रहेगा, बेस रहेगा। बस इतनी बात की गई। यहां पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं पीएच स्केल की, जो मैंने कर ली, है ना। पीएच स्केल क्या बताता है कि भैया जो एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है, बेस कितना ज्यादा एसिड, कितना ज्यादा बेसिक है, ये एसिड है कि बेस है तो कितना है, उसके बारे में बात करता है। अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बात कर लेता है। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। पीएच अगर वेरी करता रहता है, अगर 0 तक जाता है, मतलब 7 से लेकर के 0 तक जाता है, तो भैया वेरी एसिडिक मामला रहेगा, 7 पर न्यूट्रल रहेगा, और 14 पर बहुत ज्यादा एल्कलाइन या बेसिक नेचर रहेगा। हायर द पीएच वैल्यू, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ता रहेगा तो मैं क्या बोलूंगी भैया, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यस और नो। देखो ये आ गया भैया मगरमच्छ के चेहरे, पीएच इज ग्रेटर देन 7, सॉरी पीएच इज लेस देन 7। देखो जिधर की तरफ थोपड़ा खुला हुआ रहे इस मगरमच्छ का, उधर वाला मामला ज्यादा, पीछे वाला मामला कम। तो देखो 7 ज्यादा है तो मतलब 7 से कम क्या होगी भैया, पीएच की वैल्यू होगी। 7 से कम पीएच की वैल्यू है तो मामला कैसा होगा, एसिडिक होगा। फिर मैंने कहा कि भैया बराबर है, बराबर है तो उसको आप क्या बोल रहे थे, न्यूट्रल। और फिर ये ऐसे दे रखा है, पीएच इज ग्रेटर देन 7, तो आप बोलो भैया थोपड़ा किधर खुला हुआ है, पीएच की तरफ खुला हुआ है, मतलब 7 से ज्यादा पीएच का वैल्यू है, हाँ है ना। तो 7 से ज्यादा है तो इस नेचर को हम क्या बोल देंगे भैया, बेसिक नेचर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बेसिक नेचर बोल देंगे। सही है, आगे बढ़िएगा, आगे देखना। ये आपके पास में पीएच स्केल है। अरे मैडम आपने तो सीधा बनाया था, अरे दिखावा प्रभु दिखावा, ऐसे सुंदर लग रहा है, देखो ऐसे कलर कलर आ रहे हैं, रेनबो ही बन रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। 7 ये मामला है। अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो भैया एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। और अगर इधर की ओर जाते हैं तो भैया क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। कौन सा नेचर, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। सही है, यहां तक ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो जाता है वो इस वाले चैप्टर का यहां से भी स्टार्ट हो जाता है कि भैया हमारे डेली रूटीन लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखना, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कुछ भी हो, मोस्टली जो पीएच रेंज रहती है वो 7 के आसपास ही बिलोंग करेगी, है ना। अगर मान लो कि कोई ऐसा प्लांट है जो है ना खुद बेसिक नेचर का है, और उसकी जो मिट्टी है वो अगर मान लो ज्यादा एसिडिक नेचर की हो गई, वो खराब होने की कगार में रहेगा। या मान लो मिट्टी है ना आपके पास में ना ज्यादा एसिडिक हो गई तो उसको बेसिक करना पड़ेगा, ज्यादा बेसिक हो गई तो उसको एसिडिक करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमको न्यूट्रल की तरफ ही लेके जाना होता है हर चीज को। अगर हमको पीएच पता रहेगा कि भैया ये वाला प्लांट इस पीएच पर अच्छा ग्रोथ करता है, तो हम फर्टिलाइजर जो खाद का इस्तेमाल करेंगे वो उस पीएच रेंज के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो जो क्रॉप्स है वो भी अच्छी खासी उगेगी और सरवाइव कर पाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ जी,
कोई हनी बी आ गई, अरे मैं आपकी उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई मधुमक्खी आ गई है ना, हनी बी अगली मधुमक्खी बन गई है ना, हनी तो बोलते ही हो, बी और लगा देना, काट लिया तो उनके जो डंक होता है, उनके जो स्टिंग होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। कि जैसे आपकी स्किन पे लगता है आपको इरिटेट करेगा, या वो क्या करेगा भैया, इरिटेट करेगा, और आपको क्या कर देगा भैया, पेन में ला देगा ये, है ना। अगर मैं इसके ऊपर, अगर ये एसिड है, अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूं, बेस लगा दूं, तो आपको रिलीफ क्या हो जाएगा, आराम से रिलीफ मिलेगा। ये काटते क्यों है, हाँ भाई लगता है भैया हमारी जान को खतरा है, तो ये ले खा गया, है ना। तो व्हेन इंसेक्ट लाइक हनी बी, एंट मतलब चींटी, है ना, जब काटती है तो दे इंजेक्ट एन एसिड इनटू स्किन। वो क्या करता है भैया, एक क्या ना एसिड को इंजेक्ट कर देती है। वो क्या करता है, उसमें पेन होता है, और वो क्या करती है भैया, इरिटेशन करता है। इफ ए माइल्ड बेस, और जैसे माइल्ड बेस कौन सा, बेकिंग सोडा जो घर में होता है, आप क्या करो, जैसे मधुमक्खी या कोई भी टिड्डा या कोई भी जैसे मान लो टाटून, जो भी आप बोलो, वो खा जाते हैं। अब ऐसा नहीं तुम है ना सांप खा रहा है, बिच्छू खा रहा है, तुम बेकिंग सोडा लगाते फिर रहे हो, वो मत करना भैया। मैं बोल रही हूँ कोई ऐसा जानवर खा जाए जो भैया जिसका दर्द तुम सहन कर सकते हो, वो खा जाए, तो तुम क्या करना, उसके दर्द को कम करने के लिए बेकिंग सोडा लेना, उसको पानी में थोड़ा सा घोलना, है ना, हल्का सा ऐसे पानी मतलब एक क्रीम टाइप का बन जाए, और उसको लगा लेना वहां पर, है ना, विद इन 1 और 2 मिनट आपको रिलीफ मिल जाएगा। बेकिंग सोडा को आप अप्लाई कर लो उस अफेक्टेड एरिया पर, तो वो क्या करेगा भैया, आपको रिलीफ देगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको इरिटेशन और पेन होता है। आप बोलोगे मैडम हमारे पास में मान लो बेकिंग सोडा नहीं है, अरे घर में टूथपेस्ट तो है, टूथपेस्ट लगा लो। टूथपेस्ट भी एक बेसिक नेचर होता है, बेकिंग सोडा भी कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब बात करते हैं भैया पीएच ऑफ द सॉइल की। एवरी प्लांट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। ध्यान रखना, हर प्लांट का एक स्पेसिफिक पीएच होता है हेल्दी ग्रोथ के लिए। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप बाय नोइंग पीएच ऑफ द सॉइल। अगर हम पीएच रेंज के हिसाब से ही फर्टिलाइजर को डिसाइड कर ले, तो भैया जो हमारी क्रॉप्स है वो भी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं वेरी वेरी लगा दूं भैया समझ जाना। हाँ, अब देखो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, हमारे माउथ से लेकर के एनस तक के वाले पार्ट में पूरा के पूरा एक पाइप होता है। उस पाइप में एक जेल लाइक बैग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। उस स्टमक में क्या होता है भैया, हमारे पास में एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उस एसिड का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट इज HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो क्या करता है भैया, हमारे फूड के डाइजेशन में अच्छा खासा रहता है ना, बहुत अच्छा। पर मान लो तुमने खाया कम, एसिड आ गया ज्यादा, अब तुमको क्या होगी भैया, एसिड है, तुमको खट्टी टकारी आएगी, जलन होगी पेट में, जीव घबराएगा भैया, मार तो जीव घबरा रहे हो। हाँ, एज ड्यूरिंग डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। मान लो किसी दौरान बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए, इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो भी एसिड है वो पेन और इरिटेशन ही करता है। टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड पीएच रेंज, इस पीएच रेंज को डिस्टर्बेंस होने से बचाने के लिए, इसको सही करने के लिए हम क्या लेते हैं भैया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है, इधर लिख देती हूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, Mg, एक मिनट, क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको हम मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं। आपको पता हो तो एक पिंक पिंक कलर की सी चीज भी आती है, जिसे हम डाइजिन के नाम से जानते हैं। और आप इनो भी पीते हो, आप सोडा भी पी करके आते हो, वो सब कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब जब बेस पेट में रहे एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एसिड जाकर, वो बेस जाकर के पेट में प्रेजेंट एसिड को डिशुम डिशुम करके भगाएगा, तो क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा। इस ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी मेडिसिन को एंट मतलब बिल्कुल अपोजिट, और एसिड के अपोजिट हो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटासिड। ठीक है, एज इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड और एसिडिटी। तो ये एसिड और एसिडिटी से होने वाले इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिकाय। आपने खाई भैया चॉकलेट, चॉकलेट में होती है भैया शुगर, शुगर बना हुआ होता है भैया कार्बनिक प्रोडक्ट से, पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही दांतों में फंसी फंसी रात भर। अब क्या होगा भैया, जो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बन से बना तो भैया कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और अगर उसका पीएच 5.5 से भी कम हो गया, कितना भयंकर एसिड हो जाएगा। और आपके दांत जो होते हैं उसकी सरफेस ऊपर की होती है वो इनामल से बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस उसका वो क्या होता है भैया कंपोनेंट होता है। वो क्या करेगा, एसिड के साथ में रिएक्शन करके अपनी लेयर को खराब कर लेगा। ठीक है, तो हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना, व्हेन आवर माउथ हैज पीएच लेस, कहां से पीएच, कौन सा पीएच जा रहा है भैया, 5.5 से भी 5.5 से भी कम पीएच जा रहा है, तो हमारा टूथ डिकाय मतलब जो दांत है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर ईटिंग सम फूड पार्टिकल्स एंड शुगर लेफ्ट, कि भैया खाने के बाद में कई फूड पार्टिकल्स और शुगर हमारे माउथ में ही रह जाती है, और बैक्टीरिया की मदद से ये हमारे माउथ में क्या रिलीज करती है, एसिड रिलीज करती है। इसकी वजह से टूथ डिकाय स्टार्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए भैया खाना खाए बाद में या सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए भैया, ब्रश करना चाहिए। हाँ, इंडिया में तो नहीं करते, एक टाइम कर ले वही बहुत बड़ी बात है। तो भैया दांतों को बचाने के लिए आपको सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, है ना, क्या करना चाहिए भैया, ब्रश करना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि सोए बाद और उठने से पहले ब्रश करना चाहिए, कैसे करोगे। हाँ, तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, है ना। टू प्रिवेंट टूथ डिकाय, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट अब देखो एसिड बन रहा है, ब्रश करोगे तो वो कैसे नेचर का होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए। और एक बात और बताऊं, हमारे इंडियन कल्चर में नीम की जो डंडी होती है, नीम की जो ब्रांच होती है, वो पतली ब्रांच होती है, उससे क्या करते थे भैया, दातून करते थे। देखो क्या प्रॉपर्टीज है, कितना अच्छा हमारा कल्चर रहा है कि जो नीम होता है वो बेसिक नेचर लेकर के रहता है। बेसिक नेचर होता है नीम का, एक तो टूथ, एसिड खुद का नेचर बेसिक, तो एक तो वैसे ब्रश पे काम आ गया, ऊपर से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और होती है। तो देखो कितना अच्छा हमारा टूथ पहले ब्रश हुआ करता था, अब तो तुम प्लास्टिक के ला के ढेर लगा रहे हो। ठीक है, यहां तक हमारे पास में हो गया टूथ डिकाय का। अब हम तीसरे पोर्शन पर बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनेगा, आप हमेशा ध्यान रखना, एसिड, एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाएगा, हमारे पास में बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। यस और नो, ध्यान रखना हम यहाँ पे कौन से सॉल्ट की बात करेंगे, हम यहाँ पर खाने वाले सॉल्ट की भी बात करेंगे और ऐसी रिएक्शन से बनने वाले सॉल्टों की भी बात करेंगे। हम यहाँ पर चार पांच सॉल्ट पढ़ते हैं, उन सबको अच्छे से देखेंगे, वो कैसे बनते हैं, उनकी कोई अलग प्रॉपर्टीज है या उनके यूजेस कौन कौन से, उन सब के बारे में देखेंगे। और ये वाला पोर्शन भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड सो मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, आगे देखना, आगे हमारे पास में क्या दे रखा है, जब एसिड रिएक्ट करता है भैया बेस के साथ में तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर के सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कॉमन सेंस, जैसे हम जो खाते हैं नमक, उस नमक का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ये NaCl बना कैसे, किससे बनता है भैया, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ये तो हो गया भैया बेस और ये हो गया एसिड, ये एसिड और ये क्या हो गया भैया बेस। हाँ, और ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और ये क्या बन गया भैया, वाटर बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर। अब एक बात और ध्यान रखना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूं मैं, देखो ध्यान से, ये शायद दिखाई नहीं देगा, ये देखो, मैंने कहा कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेती हूं और वीक बेस ले रही हूं, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। क्या बनेगा भैया, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। SW लिख रही हूं मैं इसको। ये जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे कैटेगरी का होगा, तो आप बोलोगे मैडम स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पर एसिड है, तो इसका पीएच क्या होगा भैया, 7 से कम होगा। मतलब ये किस कैटेगरी का जाएगा, आपके पास में एसिडिक कैटेगरी का जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग है वैसा कैटेगरी का आपका सोल्ट बन जाएगा। यहाँ पर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो भैया स्ट्रॉन्ग सोल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब सॉरी एसिडिक सोल्ट बनेगा। अगर मैंने कहा कि भैया आपके पास में वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बन जाएगा, सोल्ट एंड वाटर बन जाएगा। सही है, तो यहां पर जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा भैया, बेसिक कैटेगरी का बनेगा। क्या बनेगा, बेसिक कैटेगरी का। इन दोनों का युद्ध हुआ तो ताकतवर कौन था, ये, तो रिजल्ट भी इसके लिए निकलेगा।
इन दोनों का युद्ध हुआ तो ताकतवर कौन है भैया, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो भैया इसके जो सोल्ट बनेगा वो कैसा नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। कैसा नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। अगर दोनों ही सेम है, दोनों ही ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, दोनों थक करके बैठ जाएंगे, कोई रीजन नहीं है भैया, क्या बन जाएगा, सोल्ट और वाटर बन जाएगा। और ऐसे सोल्ट का जो पीएच जाएगा वो कैसा जाएगा हमारे पास में, न्यूट्रल मतलब 7 जाएगा। सोल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कैसे होगा, एसिडिक। कौन है स्ट्रॉन्ग, एसिड है। पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 7 से कम रहेगी। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो पीएच वैल्यू जो सोल्ट की रहेगी वो क्या रहेगी भैया, मोर देन 7 रहेगी। बस ये बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखिएगा, सबसे फर्स्ट हमारे पास में सेंधा नमक। सेंधा नमक नहीं बोलूंगी मैं, इसको काला नमक बोलूंगी ना। इसको क्या लिखना, काला नमक। काला नमक जो नमक होता है भैया, जो जैसे सॉल्ट व्हेन प्रेजेंट उसके नेचुरल फॉर्म में होता है, कोई आपने प्यूरिफिकेशन नहीं किया, तो भैया ऐसे नमक को हम क्या बोलते हैं भैया, काला नमक या रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये अपने खुद के क्रिस्टलाइन नेचर में होता है। जब भी आप ना जब नमक कैसे बनता है, समुद्री जल को सुखा करके क्या बनता है, नमक बनता है। ठीक है, तो जब व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप, जब भी आपके पास में जो क्या बोलते हैं, जो समुद्री जल होता है उसके जो किनारे सूखते हैं, तो आपके पास में रॉक सॉल्ट बनता है। ठीक है, लार्ज कलर के क्या बनते हैं भैया, ब्राउन क्रिस्टल्स बनते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो भैया, नमक बोलते हो, काला नमक बोलते हो, जिसे आप चाट नमक भी कहते हो। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, नींबू पानी में हम प्रीफर करते हैं इसको भैया। नेक्स्ट हमारे पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl बना कैसे, ये HCl एसिड और NaOH बेस, कौन बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और कौन क्या हो जाएगा भैया, वाटर हो जाएगा। जब भी सॉल्ट whose chemical composition is mainly क्या होता है, NaCl, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। ऐसा नहीं बनाया और काम ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता। हम लैब में बना करके इसको काम ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है तो हम खा नहीं सकते हैं। क्या खाते हैं हम भैया, देश का नमक, शुद्ध नमक, टाटा नमक। यस और नो, आगे देखिएगा। आगे हमारे पास में वेरी 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 इंपॉर्टेंट कौन सा मेथड, क्लोर एल्कली मेथड। कौन सा मेथड है भैया हमारे पास में, क्लोर एल्कली मेथड। मैं इसको समझाने से पहले इधर की ओर आऊंगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि भैया हमारे पास में क्या हो रहा है क्लोर एल्कली मेथड में, कि हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। किसका कराएंगे, देखना। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, एक क्या रहेगा भैया हमारे पास में, एनोड रहेगा। एक क्या रहेगा, एनोड, और एक इलेक्ट्रोड क्या रहेगा भैया, कैथोड रहेगा। क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम क्या लाते हैं, एक बैटरी। जो बड़ा वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव और जो छोटा वाला पार्ट है उसको नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड, है ना, और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं भैया, कैथोड। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, नमक का पानी डाल रहे हैं। नमक का पानी मतलब NaCl का घोल डाल रहे हैं, NaCl का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। NaCl सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम इसमें, क्या डाल रहे हैं, NaCl सॉल्यूशन डाल रहे हैं। इसे मैं क्या बोलूंगी भैया, ब्राइन सॉल्यूशन बोलूंगी। क्या बोलूंगी, ब्राइन सॉल्यूशन बोलूंगी। ध्यान से देखना, तो यहां पर NaCl जैसे इसमें जाएगा तो Na+ और Cl- में टूटेगा, और पानी खुद है ही, पानी भी टूटता है H+ और OH- में। ध्यान रखना, ये दोनों आपस में मिलकर के एक तो NaOH बना देंगे। NaOH कहां बनता है भैया, कैथोड के पास में NaOH का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो Cl- है वो पॉजिटिव की ओर जाएगी, तो मतलब क्लोरीन गैस कहां से निकलेगी, एनोड से निकलेगी। और जो H+ है वो प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस की ओर, तो मतलब H2 गैस कहां से निकलेगी, कैथोड से निकलेगी। क्लोर मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली मतलब होता है NaOH, और प्रोसेस मतलब बन रहा है इनसे, है ना, तो क्लोर एल्कली मेथड या प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कैसे होती है भैया, NaCl का रिएक्शन आप कराते हो पानी के साथ में, तो क्या बनता है, NaOH बनता है, Cl2 बनता है, और साथ में कौन सी गैस बनती है, H2 गैस बनती है। ये कहां बनता है, कैथोड पर, कैथोड के नीचे की ओर, पर नहीं, कैथोड के नीचे की ओर। ये कहां बनता है, ये बनेगा आपके पास में एनोड पर, और ये कहां बनता है आपके पास में, कैथोड पर निकलती है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है।
यस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं पढ़ाती हूँ आपके इसका मेन प्रोसेस कि भैया जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कहां से, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी वाला सॉल्यूशन, कौन सा, सोडियम क्लोराइड के पानी वाले सॉल्यूशन जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो भैया ये क्या बनाता है, ये टूटता है और बनाता है भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन आ गया। तो NaCl का रिएक्शन आप वाटर के साथ में करा रहे हो, ये कहां बन रहा था भैया, कैथोड के पास में बन रहा था, कैथोड के नीचे की ओर बन रहा था। ये कहां बन रहा था आपके पास में, एनोड के पास में, है ना, ये एनोड के पास में। और ये कहां बन रहा था भैया, कैथोड के पास में आपके पास में बन रहा था। आगे आफ्टर दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस कहां प्रेजेंट रहती है, एनोड पर प्रेजेंट रहती है। और आपके पास में जो हाइड्रोजन गैस रहती है वो कहां प्रेजेंट रहेगी, कैथोड पर प्रेजेंट रहेगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो बनता है वो कहां बनता है, नियर कैथोड। कहां बनेगा, नियर कैथोड बनेगा। आगे देखिएगा, आगे मैंने आपको ये पढ़ाई दिया, बस थोड़ा सा चैप्टर और बचा है स्टूडेंट। देखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर वो छपरी वाले लोग नहीं आते क्या, छपरी जैसे यहाँ बाल ऐसे व्हाइट करके रखते हैं, ठीक है, वो छपरी वाले लोग बने कैसे, तो भैया बालों का कलर होता है ब्लैक, उन्होंने लगा दिया भैया ब्लीच पाउडर लगा दिया, वो बालों का कलर हट गया, वो सफेद सफेद हो गए, ठीक है, वो मुर्गे जी जैसे यूं करके आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मतलब आपको तुमको ये समझ में आ गया होगा कि भैया जो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, कलरफुल को कलरलेस बनाना, रंगीन को रंगहीन बनाना, कलरफुल को कलरलेस बनाना। इसमें से एक ऑक्सीजन निकलती है और वो ऑक्सीजन क्या करती है भैया, है ना, सामने वाले को कलरलेस कर देती है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना कैसे बनेगा। अगर हम सिलेक्ट लाइम ले ले, मतलब चूने का पानी ले ले, कैसे बनेगा चूने का पानी, CaO का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ में कराते हैं तो ये बनेगा। इस चूने के पानी में हम क्या भेज रहे हैं, क्लोरीन गैस को भेज रहे हैं, तो क्या बन जाएगा भैया, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा भैया, वाटर बन जाएगा। देखो ये कौन है मेरे पास में, बेसिक है, ये इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। सोल्ट का नाम क्या हो जाएगा भैया, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या, CaOCl2, और क्या हो गया भैया, वाटर हो गया हमारे पास में। सही है या नहीं है। तो ध्यान से देखना भैया कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये कैल्शियम रहा, ये ऑक्सी रहा और क्लोराइड रहा, किससे बनता है, वो स्लैक्ट लाइन से बनता है। कौन सी गैस रिलीज कर रहे हो आप इसमें, Cl2। अरे आप नहीं रिलीज कर रहे हो, मतलब भेज रहे हो, Cl2 गैस भेज रहे हो आप, तो क्या बन जाएगा, सोल्ट। सोल्ट में कौन बना, CaOCl2, और साथ में कौन बन जाएगा भैया, H2O बन जाएगा, दैट इज वाटर। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैंने कहा कि एक तो छपरी बनने में काम आता है ना, एक वो गोरे होने के लिए, भैया फेशियल हेयर ज्यादा है किसी के तो वो ब्लीचिंग पाउडर लगा लेता है तो उसके बालों का कलर उड़ जाता है तो गोरा गोरा लगने लग जाता है ना। देखो टू ब्लीच कॉटन मतलब कपड़े के रंग, चमड़े का रंग हटाने में, तो भैया कपड़े वाली जो इंडस्ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। तो टू ब्लीच कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज इसको कैसे काम में लेती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे। मैंने आपको अभी अभी कहा कि ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीजन का एटम देता है सामने वाले को, तो मतलब सामने वाले का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सामने वाले को जैसे ही ऑक्सीजन गई उसके पास में, वो कलरफुल से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इंप्योरिटीज हटाने में भी काम आता है ये भैया। ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है उसको जर्म फ्री करने में डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी काम आता है ये। और इसके अलावा भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अरे वैन में धर के लेके जाता है ना सूंघा करके, CHCl3 बनाने में भी कौन काम आता है, CaOCl2 काम आता है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड काम आता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड काम आता है। मतलब क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। सही है, आगे देखिएगा भैया हमारे पास में नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। अरे वही बेकिंग सोडा जो मैंने कहा था, क्या कहा था कि भैया आप इसको कैसे काम लोगे, जैसे चींटी खा जाए तो उसका हल्का सा पानी में घोल करके और लगा लो उसको, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये भी जो भी सॉल्ट है उसका नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो मेन है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करती हूँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनता है, ध्यान से देखना, Na कहां से निकल करके आएगा भैया आपके पास में, NaCl से। H कहां से निकल करके आएगा, H2O से।
ये CO3 कहां से निकल करके आएगा, ध्यान रखना CO2 से निकल करके आएगा। अब बचा एक और याद रखना है आपको, NH3 याद रखना है, बस बन जाएगा। ध्यान से देखना, जब NaCl का रिएक्शन मैं अमोनिया के साथ में कराती हूं, क्या भेज करके भैया, कार्बन डाइऑक्साइड भेज करके और पानी वाला सॉल्यूशन लेती हूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, NaSCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। उसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज ट्रीटेड विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 है ना, अमोनिया NH3 है ना, और वाटर मतलब H2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है भैया, बेकिंग सोडा। और साथ में क्या बन रहा है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड। तो आपको ये तो पता चल गया कि भैया ट्रिक मैंने बता दी कि कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन याद रखनी है। Na कहां से आएगा, NaCl से आएगा, H कहां से आएगा, H2O से आएगा, CO3 कहां से आएगा भैया, CO2 से आएगा। एक और याद रखना है, दैट इज अमोनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है भैया, हम कहाँ कहाँ बेकिंग सोडा, हम भैया जो शक्कर बारे बनाते हैं उनमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, हम बाटी में बेकिंग सोडा डालते हैं, हम इडली सांभर में बेकिंग सोडा डाल देते हैं, और केक में बेकिंग सोडा डालते हैं, जो टोस्ट वगैरह ब्रेड वगैरह बनती है उसमें बेकिंग सोडा डलता है। भैया इंडियन है, कहीं पे भी काम ले सकते हैं, कहीं लग जाए कर जाए तो बेकिंग सोडा है ना, मतलब कोई चीटी वगैरह खा जाए तो बेकिंग सोडा, ठीक है। इट इज, ध्यान रखना, बेकिंग सोडा किचन में इस्तेमाल होता है। और पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलोगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं ना, तो इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाम है इसका, NaHCO3। मैंने बोला CO3 आ रहा है, इसको तोड़ रहे हो, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। पर वो भैया सिक भी रहा है, CO2 भी निकल रही है, तो क्या होगा, बीच बीच में ना पफीनेस आ जाएगी उसमें, जो इतना सा घोल तुमने डाला था ना वो इतना फूल करके इतना हो जाएगा, वो पफीनेस बोल रहे हैं हम उसको। और पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम, बेकिंग सोडा का। क्या होता है, CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलने की वजह से जो केक वगैरह ये है वो क्या हो जाते हैं भैया, पफी हो जाते हैं, मतलब गुद्देदार हो जाते हैं। किसमें काम आता है भैया ये, बेकिंग पाउडर। ध्यान रखना, सोडा अलग होता है, पाउडर अलग होता है। बेकिंग सोडा तो प्योर होता है NaCO3, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें बेकिंग सोडा के साथ में माइल्ड इडिबल, मतलब खाने वाला एसिड भी मिलाते हैं हम इसमें। मतलब इडिबल का मतलब क्या होता है, खाने वाला। तुमने पैराशूट की जो बोतल, जो नीली नीली सी बोतल आती है, उसके पीछे देखना EDIBLE लिखा हो, यस, आप उसको खा सकते हो। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एंटासिड। मैंने बता दिया कि भैया पेट में गड़बड़ हो जाए, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाए, तो क्या कर लो भैया, इसको पी लो। एंटासिड आपकी पेट की गड़बड़ाहट को दूर करेगा, जिसे हम इनो भी कहते हैं, इनो भी कहते हैं। यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, भैया इसमें से निकलती है CO2, और CO2 आग बुझाने में आसानी से काम आ सकती है। यस, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे कौन है भैया, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ध्यान रखना, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। ये जो .10H2O है, ये वाटर जो मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक क्रिस्टल के साथ में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। ध्यान से देखना, इसमें कितने हैं, 10, क्रिस्टलाइन वाटर कितने हैं, 10। एक फॉर्मूले के साथ में फिक्स अमाउंट ऑफ फॉर्मूला है ना, फिक्स फॉर्मूले के साथ में जितना अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भैया, क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। कैसे बनेगा, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, वो पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने में भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और H2 और CO2 निकलती है इसमें से। देखो CO2 निकल गई ना, अभी सिक भी रहा है, CO2 की वजह से उसमें रास्ता भी बना, तो पफी हो जाएगा वो मामला। इसको हम बोलते हैं भैया सोडा ऐश। अभी इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, देखो सोडा ऐश इसका नाम हो जाएगा। अरे ऐश्वर्या नहीं, सोडा ऐश। जैसे ही इसका रिएक्शन वापस पानी के साथ में कराते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, Na2CO3.10H2O। ध्यान रखना, इसको जितना क्रिस्टलाइन वाटर की जरूरत होती है उतना ही अमाउंट में क्या लेता है, क्रिस्टलाइन वाटर ले लेता है। अब ऐसा नहीं भैया भर के आ रहा है तो भर के ले लेगा, नहीं। Na2CO3.10H2O किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का। हमने क्या बोला भैया, हम बेकिंग सोडा को हम गर्म कर रहे हैं, जैसे हम गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। When we heat baking soda है ना, NaCO3, it forms sodium carbonate. When it combines with the excess of water, then washing soda is obtained. भैया पहले तो सोडियम कार्बोनेट बन गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट
और इसको बोलते हैं भैया डेका हाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10, है ना, और हाइड्रेट मतलब होता है भैया पानी के मॉलिक्यूल। हाइड्रेट, हाइड्रेट कहते हैं ना, उल्टी वगैरह हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो गया इसको, ऐसा। आगे देखो, जो वॉशिंग सोडा होता है उसके क्या क्या यूज है। जो वॉशिंग सोडा होता है भैया वो ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री, मतलब साबुन बनाने में, ग्लास बनाने में और कागज बनाने में भैया काम आती है। और कई मतलब कंपाउंड्स, है ना, जैसे बोरेक्स हो गया, जैसे अदर सोडियम, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में सोडियम आ रहा है तो सोडियम के और अदर कंपाउंड्स बनाने में भी काम आता है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपसे यूजेस पूछ ले अगला कि भैया यूजेस बताओ इसके, तो एक यूज आप आराम से लिख देना भैया, यूज आता है किसमें, लैब में एक्सपेरिमेंट करने में काम आता है। ये रिएजेंट या रिएक्टेंट के रूप में भी काम आता है। अब साबुन बनाया तो भैया कपड़े भी धोएंगे, तो भैया यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ किसमें काम आता है, कपड़ों को धोने में काम आता है। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ध्यान रखना, वाटर की दो तरीके की हार्डनेस होती है, एक तो परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है। परमानेंट मतलब कि भैया साबुन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो साबुन अगर झाग नहीं देता है तो उसको हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो आप, Na2CO3.10H2O मतलब वॉशिंग सोडा का आप इस्तेमाल करते हो। ओके, आफ्टर दैट ये लास्ट बचा है हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने क्रिस्टलाइन वाटर है भैया, आधा। पीओपी किसमें काम आता है, टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है, मतलब आधी टूटी हुई आधा वाटर मॉलिक्यूल। CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, डॉट हैमी मतलब होता है आधा, है ना, हैमी हाइड्रेट, क्या नाम हो जाएगा इसका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हैमी, हैमी मतलब आधा, हाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। नोट्स बना लेना सब, है ना, इसके बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट हमारे पास में हो गया। प्रिपेयर हम करना चाहते हैं तो भैया हमने जिप्सम को गर्म किया, कितना गर्म किया भैया, 373 केल्विन मतलब 373 केल्विन टेम्परेचर पर हम गर्म कर रहे हैं। अगर तुमको ये टेम्परेचर याद नहीं हो तो ऐसे डेल्टा का साइन बना देना। तो भैया इसमें जो 2 मॉलिक्यूल थे उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल मतलब 1.5 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा भैया, पीओपी बन जाएगा मेरे पास में। देखिए व्हेन वी हीट जिप्सम, इस भैया का नाम क्या है, जिप्सम, उसको अगर हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर तो भैया ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और क्या बना लेता है भैया, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। हैमी मतलब होता है आधा और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। डाई मतलब होता है 2। ओके, दिस इज क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या बन गया भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो टूटी हुई हड्डी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी मिला करके लगाते हैं। अब उल्टी रिएक्शन करो इसकी, जैसे ही मैं पीओपी में पानी मिलाऊंगी तो वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम। ये भैया हार्ड होता है, तुम प्लास्टर हो, कभी तुम्हारे प्लास्टर हो जाए उसको तो किसी का मुक्का मारना ऐसे जोर से जबड़ा टूट जाएगा, इतना हार्ड होता है उसका, ठीक है। आगे देखना, क्या ये कैसा पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जैसे आप इसको पानी के साथ में मिक्स करोगे तो भैया ये बहुत हार्ड सॉलिड मास बना लेगा, तभी तो आपकी हड्डी रुक पाती है, टूटी हुई हड्डी, ठीक है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, मतलब जिप्सम वापस बना लेता है। देखो पीओपी में मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर आप वापस भेजोगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम में कितने क्रिस्टलाइन वाटर है, 2। पीओपी में कितना है, आधा। वॉशिंग सोडा में कितना है, 10, ठीक है। यूजेज ऑफ पीओपी क्या हो जाएगा भैया, डॉक्टर यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने में। बहुत सारी मूर्तियां, है ना, स्कल्पचर, टॉयज, डेकोरेशन के सामान इससे बनाए जाते हैं। लैब में ये केमिकल रिएजेंट के रूप में काम आता है, उसकी फॉर्म में काम आता है। और पुट्टी करने में भैया, पुट्टी करने में, और भैया जो सरफेस है उसको स्मूथ करने में भी कौन काम आता है, हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। यस स्टूडेंट, क्या काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है। आगे देखिएगा, तो इसी के साथ में हमारा ये प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आप हमारे साथ में यहां तक जुड़े रहे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस क्लास को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन बैच की सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।